हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैस्ट्रॉन्ग पे आप सभी का स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है रोड इंजीनियरिंग में जो हमारे रोड ज्योमेट्रिक साइन वगैरह जो भी होते हैं उनके ऊपर है। कैरेज भी पेमेंट वगैरह जिसे हम बोलते हैं। रेन क्या होती है, उसमें सड़क सीमा रोड या लिमिट क्या होती है, पेमेंट क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, ड्रेन वगैरह कैसे हम लगाते हैं। तो इसके ऊपर हमारा पूरा पॉइंट्स हैं, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। आशा करता हूँ आपको हमने जो पहले वीडियो बनाई हुई हैं वो अच्छी लगी होंगी। आज हम एक और नई वीडियो बना रहे हैं, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सड़कों के ज्योमेट्रिक मान हमारे यहाँ पे हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, ज्योमेट्रिक मान हमारा इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें सड़कों के भौतिक तत्वों की स्थिति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सड़क के ज्योमेट्रिक मान का मूल उद्देश्य सड़क यातायात को सुविधाजनक व सुरक्षित बनाने के साथ साथ सड़क की लागत तथा पर्यावरणीय क्षति को कम करना होता है। तो सड़कों के अभिकल्पन यानी डिजाइन में निम्न ज्यामितीय मानों का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है हमारा सड़क का संरेखन रोड अलाइनमेंट, सेकंड हमारा निर्माण तल की चौड़ाई, थर्ड हमारा यानपथ की चौड़ाई, फोर है हमारा सड़क स्कंध, फिफ्थ पॉइंट हमारा पार्श्व ढालें, सिक्स नंबर हमारा सड़क का उभार या कैम्बर, सेवन पॉइंट हमारा अनुलोम ढाल, एट नंबर है अभिकल्प गति डिजाइन स्पीड। मतलब हमारा डिजाइन स्पीड के ऊपर भी हमारा जो हाईवे वगैरह है वो भी बनता है। ठीक है, तो इसमें एक दो माइनर पॉइंट है, यानी जैसे कि पेमेंट, कैम्बर, रोड शोल्डर, साइड स्लोप, ये दो चार पॉइंट हैं, ये आप याद कर लीजिएगा सही से। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं 9 नंबर। तो हमारा 9 नंबर है भावोत्थान सुपर एलिवेशन, 10 नंबर हमारा है कर्व यानी वक्र, 11 नंबर सड़क हाशिया यानी रोड मार्जिन, 12 नंबर हमारा सड़क संरचना रोड स्ट्रक्चर। तो ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं रोड का संरेखण यानी रोड अलाइनमेंट क्या होता है। तो किसी भी सड़क की उपयोगिता उसकी अच्छी संरेखण पर निर्भर करती है। भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा यानी सेंटर लाइन की स्थिति सड़क का संरेखण कहलाती है। सड़क के संरेखण में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा दो स्टेशनों के बीच सड़क की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए, मतलब कम हो से कम होनी चाहिए, परंतु कभी कभार सड़क में घुमाव दिए जाते हैं। ये नंबर इसमें है जब दो स्थानों के बीच में कोई महत्वपूर्ण नगर या स्थान पड़ रहा हो तो सड़क को उचित घुमाव दे दिया जाता है। बी पॉइंट है हमारा यदि सड़क के बीच में पुल पुलिया बनाना हो तो सड़क को नदी नालों की उसके न्यूनतम पार्ट पर पार करना चाहिए, जिससे लागत घट जाती है क्योंकि सड़क को मोड़ना आसान होता है। सी पॉइंट है हमारा यदि सड़क के बीच में कोई दलदली भूमि आ जाए तो भी सड़क को उचित घुमाव दे दिया जाता है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा सड़क का संरेखण ऐसा होना चाहिए कि मृदा का कटान व भराव कम से कम हो, जिससे लागत कम हो, यानी कि मिट्टी या डाल के काम जैसे हम रोड वगैरह बनाते हैं तो इसमें कम से कम हो। थर्ड पॉइंट दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क संरेखण में वक्र व ढालें बहुत तीखे नहीं होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए मतलब। फोर पॉइंट हमारा सड़क का संरेखण करते समय ऐसे स्थानों को चुनना चाहिए जिसमें नदी नाले कम से कम हो। फिफ्थ पॉइंट है जहाँ तक संभव हो सड़क को हमेशा अन्य मार्गों को समकोण पर पार करना चाहिए, मतलब एक दूसरी जो रोड आगे मिलती है वो समकोण पर होनी चाहिए, वहाँ में कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट आता है निर्माण तल की चौड़ाई यानी फॉर्मेशन विथ क्या होती है। तो मिट्टी के भराव में ऊपरी सतह अथवा मिट्टी के कटान में निचली सतह जिस पर सड़क बनाई जाती है निर्माण तल की चौड़ाई कहलाती है। इस चौड़ाई में यानपथ मध्य में बना पक्का भाग यानी आनपथ यानी कैजवे जो होता है, जो जैसे डावर वगैरह रोड होती है बीच में वो वाला भाग, तथा स्कंदों की चौड़ाई सम्मिलित होती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम एक देख सकते हैं। यहाँ पे यानपथ यानी कि ये आपका बीच वाला है, पेवमेंट जिसे बोलते हैं, इसके बगल में होते हैं स्कंद यानी वर्म, उसके आगे आप देखें तो रोड लिमिट है। तो ऐसे ही ये ग्राउंड लेवल, यहाँ दूसरे वाले यहाँ पे आप ग्राउंड लेवल दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो डायग्राम है वो कटान में है, यानी कि मिट्टी को काट कर बनाया गया है, और दूसरा है हमारा भराव में यानी मिट्टी को डाल कर बनाया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय सड़क कांग्रेस यानी आईआरसी इंडिया रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित निर्माण तल की न्यूनतम चौड़ाई अग्र सारणी में दर्शाई गई है। मतलब इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई तो नहीं, चौड़ाई, क्योंकि लंबाई तो बहुत दूर तक जाती है, सिर्फ चौड़ाई को यहाँ पे बताया गया है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे एक
डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसको आप देखो पहले। तो हमारा ये आप देख सकते हैं, ये हमारी कैरिज वे है। जो बीच में ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो है आपका कैरिज वे। उसके बगल में है शोल्डर, ठीक है। ये शोल्डर इसकी जो हमारा कैरिज वे होता है, यानी कि यानपथ इसकी रक्षा करता है। और जो रोड लिमिट होती है वो थोड़ी दूर तक बनाई जाती है बहुत, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा शोल्डर एंड कैरिज वे, आप दो ही पॉइंट समझिए, आगे मैं और पॉइंट को बताऊँगा। उससे पहले हम सड़क की जो चौड़ाई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे 5 प्रकार के रोड होते हैं, इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो पर सेपरेट बना दी है, आप उसको देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा राष्ट्रीय महामार्ग। राष्ट्रीय महामार्ग होता है नेशनल हाईवे। इसकी जैसे मैदानी क्षेत्र है तो उसमें 12 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र है तो 8.80 मीटर होनी चाहिए, और इसका यानी कि शोल्डर जो होता है इसका 2.5 मीटर होना चाहिए। ऐसे स्टेट हाईवे में 12 मैदानी के लिए होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र है तो 6.25 तो होना चाहिए मीटर में, 2.5 मीटर इसका स्कंद होना चाहिए। मेजर डिस्ट्रिक्ट यानी कि थर्ड पॉइंट है हमारा मुख्य जिला सड़क है, इसमें 9 मीटर मैदानी क्षेत्र के लिए, 4.75 मीटर हमारा पहाड़ी क्षेत्र के लिए, एंड जो इसका स्कंद है वो 2.62 मीटर होना चाहिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। 4 पॉइंट होता है अन्य जिला सड़कों में, 7.5 मैदानी के लिए, 4.75 पहाड़ी के लिए, एंड 1.87 स्कंद के लिए होता है। 5 पॉइंट होता है विलेज रोड। विलेज रोड की जो चौड़ाई होती है 7.5 होनी चाहिए मीटर में, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 4 मीटर होनी चाहिए, एंड जो स्टर्न की जो चौड़ाई है वो 1.50 होनी चाहिए। ये सिर्फ रोड का है, रोड जो आप बनाते हैं उसका जो कैरिज वे होता है उसके बारे में बताया है, उसकी जो लिमिट है उसके ऊपर, ठीक है। और इसकी जो पूरा जो स्ट्रेच होता है वो आता है बड़ा, उसको मैं आगे बता रहा हूँ, उसको देखना है। पॉइंट है हमारा यानपथ की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ ऑफ पेवमेंट। ये होता क्या है इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो सड़क के मध्य में बनाया गया पक्का भाग जो सुविधाजनक यातायात के लिए बनाया जाता है यानपथ कहलाता है। यानपथ के दोनों तरफ कुछ चौड़ाई में स्थान छोड़ दिया जाता है जिन्हें स्कंद कहते हैं, अभी बताया आपको। शहरों में यानपथ की चौड़ाई बढ़ाने के लिए स्कंदों को भी पक्का बना दिया जाता है या कई स्थानों पर खरंजा बना दिया जाता है। स्कंद पदाधिपथ यानी फुटपाथ बना दिए जाते हैं, आपको पता है जो साइड में बना दिए ऊँचे है उसके नीचे ड्रेनेज रहती है। पर यानपथ को उखड़ने से बचाने के लिए स्कंद का प्रयोग किया जाता है। यानपथ की चौड़ाई यातायात की सघनता पर निर्भर करती है। जितना अधिक यातायात होगा यानपथ की चौड़ाई उतनी अधिक रखनी पड़ती है, तथा यानपथ की चौड़ाई वाहनों की चौड़ाई पर भी निर्भर करती है। तो ये 2 पॉइंट है, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। वाहनों की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई भारतीय मानक के अनुसार 10.6 मीटर, 2.44 मीटर तथा 3.80 मीटर निर्धारित की गई है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई। यानपथ की जो चौड़ाई है एक लेन के लिए 3.80 मीटर तथा 2 लेन के लिए 7 मीटर निर्धारित की गई है, जैसे ये जो नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें बताई गई है। तो मैं आपको बताऊं जैसे कि ये हमारा सिर्फ यानपथ यहाँ तक है, उसके बाद हमारे शोल्डर हैं दोनों साइड में, उसके बाद रोड मार्जिन है इतना हमने छोड़ा हुआ है, उसके बाद रोड बाउंड्री है, फिर ग्राउंड लेवल है, एंड भवन रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इस सड़क स्कंध यानी रोड शोल्डर क्या होता है। यानपथ के दोनों किनारों पर पर्याप्त चौड़ाई में पट्टी छोड़ दी जाती है, जैसे सड़क स्कंध रोड शोल्डर या वर्म कहते हैं, मतलब रोड शोल्डर हो सकता है, वर्म हो सकता है, बात एक ही है। आईआरसी के अनुसार स्कंध की चौड़ाई 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया था। शहरी क्षेत्रों में सड़क के स्कंध को भी पक्का बना दिया जाता है, जिससे इसे पदातिपथ यानी फुटपाथ के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे अभी आपको बताया ही था ये तो, ठीक है। तो आपको ये वाला जो डायग्राम है इसको 1-2 बार और स्टडी करना है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने नेक्स्ट पॉइंट की अब आगे बात करते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये आपके रोड शोल्डर है, जो आपको ब्लैक कलर में ये दिखा हुआ है ये रोड शोल्डर है। इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं बनाएंगे तो आपकी रोड उखड़ जाएगी, इसको रोड को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये आपका कैरेज वो यहाँ से यहाँ तक होता है, फिर आपका शोल्डर होता है, उसके बाद रोड मार्जिन छोड़ा जाता है। रोड मार्जिन छोड़ने के बाद आपका ग्राउंड लेवल होता है, उसके बाद फिर एक लाइन तक आगे से भवन निर्माण चालू कर दिए जाते हैं, यानी कि आगे वाला, ठीक है। आगे हमारा आता है सड़क स्कंध के उद्देश्य, मतलब इसके उद्देश्य क्या है इसको बनाने का।
फर्स्ट पॉइंट हमारा यह है, यानपथ को उखाड़ने से बचाता है। सेकंड पॉइंट है, यानपथ की चौड़ाई भविष्य में अगर बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, अस्थायी तौर पर वाहनों को स्तंभ पर खड़ा किया जाता है, मतलब साइड में हम खड़ा कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा पार्श्व ढालें यानी कि साइड स्लोप। सड़कों के दोनों तरफ मिट्टी के भराव या कटान को सीधा न बनाकर उसे थोड़ा ढालू बनाया जाता है, जिससे कि ये जो बनाया है हमने मिट्टी वगैरह डाल के, वो नीचे से बहे ना, जिसे पार्श्व ढाले कहते हैं। पार्श्व ढाले भौम जल निकास तथा मृदा के प्रकार पर भी निर्भर करती है। IRC के अनुसार जो ढालों का जो स्लोप जो दिया जाता है वो बराबर में दिया जाता है 2.8, यानी कि जो उसका हॉरिजॉन्टल साइड एंगल है क्षैतिज, उसका 2 होना चाहिए एंड वर्टिकल 1 होना चाहिए। कटान में ऐसे ही 1.1 रख सकते हैं, मतलब 1:1 रख सकते हैं, या 1/2:1 रख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमारा आता है सड़क पट्टी की चौड़ाई यानी राइट ऑफ वे। सड़क निर्माण के लिए जितनी चौड़ी भूमि की आवश्यकता पड़ती है उसे सड़क पट्टी की चौड़ाई व मार्गाधिकार कहते हैं, जिसके लिए भूमि का स्थायी भार से अधिग्रहण किया जाता है। आपको भी पता है कि हमें रोड थोड़ी बनानी पड़ती है, लेकिन हम जो हिस्सा जो लेके चलते हैं वो ज़्यादा का लेके चलते हैं। जैसे कि सड़क पट्टी की चौड़ाई के अंतर्गत ये 4 पॉइंट इंक्लूड होते हैं। ये पॉइंट आप याद कर रखना। फर्स्ट है हमारा निर्माण तल की चौड़ाई, दूसरा पार्श्व ढालें, थर्ड पॉइंट जल निकासी के लिए नालियाँ, पेड़ पौधों तथा सड़क सामग्री रखने के लिए भूमि। फोर्थ पॉइंट है हमारा भविष्य में सड़क को अधिक चौड़ा करने के लिए भूमि। तो IRC के अनुसार विभिन्न सड़कों के लिए सड़क पट्टी की चौड़ाई निम्न सारणी से दिया गया है। मतलब सड़क की जो श्रेणी है, पहले पॉइंट में हमें ये दिया हुआ है। दूसरा हमें दिया हुआ है चौड़ाई सामान्य कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कितनी होनी चाहिए। तो आप मैदानी वाला ये वाला, तो जैसे कि नेशनल हाईवे हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो 60 मीटर उसके लिए हम जगह घेरेंगे न्यूनतम में। अगर 60 मीटर नहीं है तो 45 मीटर तो हमें घेरनी है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 24 मीटर हो जाती है। वहीं राज्य महामार्ग की बात करें तो 45 मीटर होनी चाहिए सामान्य, और न्यूनतम 30 मीटर होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह 20 मीटर हो जाती है। थर्ड पॉइंट है मुख्य जिला सड़कें, इसमें 30 मीटर होनी चाहिए सामान्य तौर पर, और 20 मीटर न्यूनतम होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में 18 हो जाती है। अन्य जिला सड़कें में जो है 5-5 कम कर देते हैं सामान्य वाले में, और पहाड़ी क्षेत्र में ये 15 हो जाती है। ऐसी ग्रामीण सड़कें में 18, 12 एंड 9 हो जाती है। ठीक है, तो एक बार आप समझ लीजिएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ उससे पहले आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखो, ये आपको मैं पहले दिखाया था, फिर भी एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ, समझो। देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा है भवन रेखा, ठीक है। ग्राउंड लेवल इतना हमने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे निर्माण तल की चौड़ाई इतनी है, राइट ऑफ वे हमारे पास इतना है, यहाँ पे यानपथ है, इसके अंदर रोड मार्जिन है, रोड बाउंड्री है, कंट्रोल ऑफ रोड लाइन है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यातायात लेन, ट्रैफिक लेन। सड़क पेवमेंट की वह न्यूनतम चौड़ाई जिस पर यातायात चलता है उसे यातायात लेन कहते हैं। जब एक ही दिशा में जाने वाले अथवा आने वाले वाहन एक पंक्ति का अनुसरण करते हुए सुविधा व सुरक्षा से चल सकें, एकल लेन यानी सिंगल लेन कहलाते हैं। जब सड़क पर आने जाने के लिए 2 दिशाओं में अलग अलग लेन बनाए जाते हैं तो उसे द्वि लेन कहते हैं। वाहनों की चौड़ाई को देखते हुए एकल लेन की चौड़ाई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो वाहनों की जो चौड़ाई है उसके आधार पर, हमारे ट्रक वगैरह बहुत बड़े बड़े चलते हैं, तो जो एकल लेन होता है उसकी 3 मीटर हमारे पास होनी चाहिए। जो जगह है हमारी जो जिस पे हमने गाड़ी वगैरह चलानी है उसकी 3 मीटर तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। परंतु सुरक्षा की दृष्टि से एकल लेन की चौड़ाई 3.8 मीटर रखी जानी चाहिए। यातायात की संगणना के अनुसार यातायात लेन की संख्या निर्धारित की जाती है। एक लेन से अधिक होने पर प्रत्येक लेन 3.5 मीटर का बनाया जाना चाहिए, मतलब 3.5 मीटर का होना चाहिए एक लेन। यहाँ पे आपको 4 लेन महामार्ग का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है और 6 लेन के लिए। तो कैसे हमें बनाना है वो दिया हुआ है। तो हम बीच से स्टार्ट करते हैं। ये आपका मीडियन होता है 5 मीटर का, हम मीडियन छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 0.5 mm के साइड में ये दिए जाते हैं। उसके बाद कैरिज भी है हमारे दोनों साइड 7-7 मीटर का।
उसके बाद आपका आता है 1.5 यानी 1.5 मीटर का रोड शोल्डर। उसके बाद ड्रेन है हमारे 2 मीटर की। फिर ट्री एरिया है 2 मीटर का। ऐसे ही इस साइड एंड इस साइड है 4 लेन वाले में। अब 6 लेन की अगर मैं बात करूँ, 6 लेन में ये थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे मीडियन हमारा 7 हो गया है, उसमें 5 था, इसमें 7 मीटर हो गया है। इसकी लंबाई जो कैरिज भी है 10.5 मीटर हो गया है, 1.5 2। बाकी सब सही है, बस ये 2 चीज़ चेंज हुई हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यातायात पथकारी यानी कि ट्रैफिक सेपरेटर किसे कहते हैं। तो सड़क पर आमने सामने से आने वाले वाहनों को के टकराव को रोकने के लिए सड़क के मध्य में इसकी लंबाई की दिशा में एक पीली रेखा डाली जाती है। इसके स्थान पर कुछ ऊंची लगभग 60 सेंटीमीटर पक्की पटरी बना दी जाती है। इसे यातायात पथकारी कहते हैं। सड़क भूमि के उपलब्ध होने पर यह पट्टी 2.5 यानी कि 2.5 मीटर अथवा इससे अधिक चौड़ी रखी जाती है, परंतु यह 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। लंबे पुलों पर पथकारी की चौड़ाई 1.2 मीटर रखी जा सकती है। तो मैं इसका पहले आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद आगे की पॉइंट की बात करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है, यहाँ से गाड़ी सामने से आ रही है, यहाँ से जा रही है, तो ये बीच का वाला जो एरिया है ये है आपका, ठीक है। ये जो पीला पे येलो कलर की ये डॉटेड वाली जो लाइन बनाई हुई है ये है आपका, जिससे कि वाहन अपनी अपनी साइड में चलें, दूसरे के में ना जाएं, जिससे कि आपका जो एक्सीडेंट होने के चांस हैं वो कम हो जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो आता है हमारा कैम्बर। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कैम्बर जरूर याद कर लीजिएगा, जिसे सड़क का उभार भी कहते हैं। तो होता क्या है, तो इसकी बात करूँ तो सामान्य सड़क सतह के मध्य भाग से किनारों की तरफ ढाल दी जाती है। अर्थात कहना ये चाह रहे हैं, सड़क सतह का मध्य भाग किनारों की अपेक्षा कुछ ऊंचा रखा जाता है, जिससे वर्षा का जल आसानी से बह जाए। इसे ही सड़क का उभार या कैम्बर कहते हैं। तो ये ऐसा होता है, बीच का भाग इसका थोड़ा ऊंचा रहता है और स्लोप टाइप में दोनों साइड में डाउन में रहता है कर्व, ठीक है। ये आपका डायग्राम है। तो आपकी ये डायग्राम है, फर्स्ट आपका आता है स्ट्रेंगल लाइन कैम्बर, ये वाला सेकंड जो है इसमें सेकंड पे है। दूसरा आपका पैराबोलिक कैम्बर एंड थर्ड आपका आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके जो स्लोप वगैरह हैं वो ऐसे दिए हुए हैं। इसमें जो फर्स्ट में आपका स्लोप 1 का दिया गया है, इसको बाई बराबर 2x² पर NW में दिया जाता है। और दूसरा है स्ट्रेन में, इसका 1 का ही रखा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, तो इसके पूरी विस्तार से बात करते हैं, ठीक है। तो कैम्बर को वक्र पर नहीं दिया जाता है, क्योंकि वक्र पर सड़क सतह का बाहरी किनारा भीतरी किनारे की अपेक्षा कुछ ऊपर उठा दिया जाता है। अपकेंद्रीय बल को उदासीन करने के लिए, जिससे जल स्वतः बह जाता है, अर्थात कैम्बर को हमेशा सीधी सड़क में दिया जाता है। कैम्बर के प्रकार कितने हैं, तो कैम्बर के हमारे 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट का मैं बात करूँ तो सरल रेखा कैम्बर यानी स्ट्रेट लाइन कैम्बर, जो सेकंड वाला है आपके, जो पहले में डायग्राम दिखाया है सेकंड नंबर उसमें, ठीक है। इसमें आपको ऐसा दिखेगा। तो इस प्रकार का कैम्बर बहुत ही सरल होता है, इसे आसानी से बनाया जा सकता है और इसका अनुरक्षण भी आसान होता है। इसमें किनारों से 2 सीधे ढलान होते हैं जो पेवमेंट के केंद्र से जुड़े रहते हैं। ये इसका डायग्राम है। इसका जो स्लोप है 1 का दिया जाता है और W/2n इसकी हाइट रहती है। W इसकी पूरी लेंथ है जो आपकी सड़क की होती है। तो सरल रेखा कैम्बर है ये। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आगे आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जो है आपका परवलयाकार कैम्बर यानी पैराबोलिक कैम्बर किसे कहते हैं। इसमें एक सतत वक्र या तो दीर्घाकार या परवलयिक होता है। यह मध्य में एक सपाट सड़क की सतह प्रदान करता है और किनारों की ओर स्थिर होता है। स्टीपर किनारों के कारण इस प्रकार के कैम्बर बेहतर जल निकासी प्रदान करते हैं। तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए यह एक उत्तम कैम्बर होते हैं। यह शहर सड़कों पर अधिकतम बनाए जाते हैं। तो इसका स्लोप भी 1 का ही दिया जाता है। इसके जो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके डायग्राम में ऐसा बनेगा। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो संयुक्त कैम्बर क्या होते हैं। इस प्रकार के कैम्बर के केंद्र में एक परवलयिक या गोलाकार क्राउन के साथ किनारों पर दी सीधी ढलान होते हैं। इस प्रकार के कैम्बर के किनारों का रखरखाव आसानी से किया जा सकता है। आपको यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है इसका,
ये आपका पैराबोलिक है, यानी थोड़ा शेप में है, और जो दूसरे वाले हैं वो स्ट्रेट में सीधे गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं संयुक्त कैम्बर का ऐसा डायग्राम बनाना है आपको। तो आपको एक बार कैम्बर दिखाऊं, देखो कैम्बर का स्लोप ऐसे दिया जाता है, आपको ने भी देखा होगा जब रोड पे एक साइड में उठान होता है, जैसे मुड़ाई पे खासकर ज़्यादातर दिया जाता है, मोड़ पे कुछ ज़्यादा दिया जाता है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल सड़क पर थोड़ा बहुत रहता है, आपको समझ में नहीं आता है थोड़ा बहुत, तो नॉर्मल जो सड़क स्ट्रेट होती है उस पर भी दिया जाता है कैम्बर, ठीक है। कैमरा का मतलब यही है कि पानी इस पर ना रुके, नहीं तो ये ख़राब जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आता है हमारे वक्र, यानी कर्व किसे कहते हैं। तो आप मोटे तौर पर थोड़ा बहुत समझ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लंबी वीडियो बनेगी, वो थोड़ी बाद में बनाऊंगा, पर अभी आपको थोड़ा बहुत समझाता रहूँ। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे से चाप द्वारा जुड़ती हैं तो चाप को वक्र कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है एक सीधी रेखा ये जा रही है, एक ये है, तो इसमें जो बीच में एक कर्व दिख रहा है ये है। रेलवे लाइन, गैस व सीवर लाइन, सड़क व नहर, सुरंग आदि में दिशा परिवर्तन के लिए वक्र प्रयोग किया जाता है। आसानी से सड़कों पर वाहनों को मोड़ने के लिए वक्रों द्वारा दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे ना बिना किसी उथल पुथल के किया जाता है, ठीक है। इसमें इसका जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है, एक क्षैतिज वर्ग, एक ऊर्ध्वाधर वर्ग। वर्टिकल कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व, ये दो प्रकार के होते हैं, और इनमें भी फिर अंदर जाके बहुत हैं, तो इसके लिए एक वीडियो अलग बनाऊंगा मैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करूँ तो आता है हमारा अनुलंब ढाल, यानी ग्रेडियंट क्या होती हैं। तो सड़क में उसकी लंबाई की दिशा में दिया गया ढाल अनुलंब ढाल या ग्रेडियंट कहलाता है। इसे प्रवणता भी कहते हैं। जब सड़क में उठान हो तो उसे धनात्मक ढाल, तथा जब सड़क में पतन यानी फाल हो तो उसे ऋणात्मक ढाल में लेते हैं, परंतु दिशा के अनुसार इन्हें निर्धारित किया जाता है। जैसे आपको ये रोड का एक स्लोप है, थोड़ा बीच में से दिखाया हुआ है, ये इसका उठान रहता है 1/20 रहता है इसका, मतलब एक आप अगर ऊपर चलेंगे तो 20 इधर चलना पड़ेगा आपको। जैसे कि चित्र के अनुसार सड़क सी का अनुलंब ढाल बराबर होता है उठान अपॉन क्षैतिज दूरी, यानी 1/20। इस सड़क का अनुलंब ढाल 1/20 है, आपको ही पता है। अनुलंब ढाल के प्रकार क्या होते हैं, इसके जो टाइप्स हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है नियंत्रक ढाल, सेकंड है आपका न्यूनतम ढाल, थर्ड है आपका अधिकतम ढाल, फोर होता है आपका औसत ढाल, एंड फिफ्थ होता है विलक्षण ढाल। ये 5 प्रकार के होते हैं अनुलंब ढाल, ठीक है। 500 प्रकार के अलग अलग इनके अलग अलग प्रोसेस हैं, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ये प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक आपका एक रोड क्रॉस सेक्शन है, आपका रोड का क्रॉस सेक्शन लेके आपको दिखाया गया है। ये भराव में है, कटिंग में नहीं है, भराव में है। इसमें बाहर से मिट्टी को डाला गया है, उसके बाद इसको बनाया गया है, जैसे आपके एक्सप्रेस वगैरह बनाए जाते हैं, आपको भी पता है। तो बीच में आपका भराव भी किया गया है इतना एरिया में। तो आपका बीच का वाला जो हिस्सा है वो है आपका पेमेंट, यानी कैरेज भी बोल सकते हैं इसको, पेमेंट कह सकते हैं। बगल वाले आपके शोल्डर है, उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, उसमें आपको ट्री वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद ड्रेन है, ड्रेन के बाद ग्राउंड लेवल जो चल रहा है भूमि तल, यहाँ बाउंड्री पिलर है, यहाँ पे ये पिलर लगा दिए गए हैं। तो सड़क की स्थायी भूमि यानी रोड लेन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने इसमें ले के घेर के हमने काम किया है। निर्माण तल की चौड़ाई यानी यहाँ से यहाँ तक ही, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। तो मैं आगे आपको दिखाऊं, तो ये मैं बहुत देर से आपको ये दिखा रहा हूँ। वो वाला आपका फिलिंग में था, यानी भराव में था। ये आपका कटाव में क्रॉस सेक्शन है। जैसे कि ये रोड यहाँ से मिट्टी को काटा गया है, उसके बाद बनाई गई है रोड को, मिट्टी को काट के दोनों साइड में बनाई गई है। तो कैरेज वे कॉमन है, शोल्डर कॉमन है, सड़क हाशिया आ गया, रोड मार्जिन, इसे सड़क हाशिया भी कहते हैं। ये पॉइंट आप याद करना। दूसरा, ये डॉट डॉट वाली जो लाइन है ये रोड बाउंड्री है, मतलब यहाँ तक हमारी रोड है। नीचे आपका है जो पूरी जो दूरी है वो है रोड लैंड। दूसरा है आपका फॉर्मेशन ब्रेथ, यानी निर्माण तल की चौड़ाई, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं आगे बात करूँ भावोत्थान, यानी सुपर एलिवेशन ऑफ कैंट क्या होता है। जब कोई वाहन सड़क मोड़ पर चलता है तो इस पर भारी बल कार्य करता है जो वाहन को अस्थिर करता है। इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इससे वाहन की स्थिरता प्रभावित होती है और वाहन को पलटने की संभावना बनी रहती है।
उससे बचने के लिए वक्र पर सड़क का बाहरी किनारा भीतरी किनारे से कुछ ऊपर उठा दिया जाता है। इसे भावोत्तान या कैंट कहते हैं। इसे ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सुपर एलिवेशन ई बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127 आर होता है। ई है यहाँ पे भावोत्तान मीटर में, बी है आपका वाहन की गति किलोमीटर पर घंटा में। यहाँ पे बी है आपका, ये याद रखना, वॉल्यूम नहीं है। आर है आपका वक्र की त्रिज्या मीटर में। तो आप इसका डायग्राम देख लीजिए, ऐसा इसका डायग्राम है। तो भावधान लगाने की विधियाँ क्या क्या है? तो निर्माण स्तर पर भावधान को 2 चरणों में पूर्ण किया जाता है। फर्स्ट है आपका, प्रथम चरण में कैम्बर को धीरे धीरे समाप्त कर सड़क को तिरछी ढाल में लाते हैं। दूसरा है आपका, द्वितीय चरण में बाहरी किनारा ऊपर उठाकर शेष भावधान पूर्ण कर लेते हैं। प्रथम चरण की जो विधियाँ हैं वो 2 प्रकार की हैं। पहली विधि में बाहरी ढाल को शीर्ष के प्रति घुमाकर धीरे धीरे उठाया जाता है, आपको यहाँ दिख रहा है इस फर्स्ट वाले डायग्राम में। दूसरा है आपका, दूसरी विधि में शीर्ष को धीरे धीरे बाहरी किनारों की ओर सरकाते जाते हैं। यह अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। द्वितीय चरण में भी 2 विधियाँ आती हैं। फर्स्ट है आपकी पहली विधि में बाहरी किनारों को भीतरी किनारों के प्रति घुमाकर ऊपर उठा दिया जाता है। ऐसा करने से सड़क का मध्य तल ऊपर उठ जाता है तथा बाहरी किनारा उठाने के लिए काफ़ी भराव करना पड़ता है। मतलब इसमें मिट्टी वगैरह डाल डूल के इसे मतलब खर्चा ज़्यादा आता है, कहना मतलब इतना है। पर ये हम देते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह के चांस कम हो जाते हैं। दूसरी पॉइंट है हमारा, दूसरी विधि में सड़क ढाल को केंद्र बिंदु से प्रति इस प्रकार घुमाते हैं कि बाहरी किनारा ऊपर उठ जाता है तथा भीतरी किनारा नीचे रह जाता है। तो ये पहला पॉइंट जो डायग्राम है वो भीतरी किनारे के प्रति घुमा हुआ है, और दूसरा आपका केंद्र बिंदु के प्रति, ये केंद्र का है और ये भीतरी किनारा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अभिकल्पन गति, अभिकल्पन यानी डिजाइन स्पीड के आधार पर हम कैसे रोड का डिजाइन बनाते हैं उसके ऊपर है। तो सड़क ज्यामिति के सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए वाहनों की गति निर्धारित की जाती है, जिसे अभिकल्पन गति कहते हैं। और इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार जो है राष्ट्रीय मार्ग और राज्य महामार्ग, तो इसके लिए 100 होनी चाहिए सामान्य, मैदानी सड़कों के लिए, पहाड़ी सड़कों में 50। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब इनके लिए इतने किलोमीटर की रेंज में ऐसे, मतलब हम ड्रॉ इतने किलोमीटर के लिए करते हैं कि अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर कोई गाड़ी चल रही है तो हमारा वो सेफ बना रहा है। तो ये 4 पॉइंट है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपको मुख्य जिला सड़कें एंड ग्रामीण सड़कों के ऊपर है। ये आपके जो पॉइंट अब जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको जरूर याद कर रखना। दस्त दूरी क्या होती है? सड़क पर वह सीधी दूरी जहाँ तक चालक साफ साफ देख सकता है और आगे इससे कोई बाधा या खतरे को देखकर वाहन को रोक सके, दस्त दूरी कहलाती है। दस्त दूरी सड़क सतह से चालक की आंख की ऊंचाई, वक्रों, संगम तथा बाधा की आकृति पर निर्भर करती है। अधिक तेज गति के वाहनों के लिए अधिक दस्त दूरी की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः सीधी व समतल सड़क पर चालक 300 मीटर दूरी तक देख सकता है। मतलब एक अगर समतल रोड है तो उस पर 300 मीटर तक हम देख सकते हैं नॉर्मली। अब 10 दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? तो IRC के अनुसार सड़क सतह से चालक की आंख की ऊंचाई 1.5 मीटर ली जाती है। सेकंड पॉइंट, सड़क सतह से बाधा की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, चिकनी सतह पर घर्षण कम तथा खुरदरी सतह पर अधिक होता है। 4 पॉइंट हमारा, सामान्यतः IRC के अनुसार घर्षण गुणांक 0.4 लिया जाता है। मतलब जो गुणांक वगैरह होते हैं ये थोड़ा अलग होता है, पर आप याद, ये पॉइंट एक ये याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो हमारी आती है बोधकाल। तो सड़क पर किसी रुकावट या खतरा देखने या महसूस करने के कितने समय पश्चात चालक गाड़ी का ब्रेक लगाने का निर्णय लेता है, यह हमारा बोधकाल होता है। सामान्यतः ये 2 से 3 सेकंड मान लिया जाता है और 2 से 3 सेकंड का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्रेक प्रतिक्रिया काल, खतरे का बोध हो जाने तथा ब्रेक लगाने का निर्णय लेने के पश्चात चालक वास्तविक रूप से ब्रेक लगाता है, जिसमें कुछ क्षण लग सकते हैं, जो चालक की होशियारी या दृढ़ता पर निर्भर करते हैं। ये आपके होते हैं ब्रेक प्रक्रिया काल होता है।
अगला पॉइंट है आपका ब्रेकन दूरी। तो ब्रेक लगाने पर भी वाहन सड़क पर कुछ दूरी तक सरकता हुआ आगे निकल जाता है, जिसे ब्रेकन दूरी कहते हैं। यह ब्रेक की क्षमता पर निर्भर करता है। हाँ, आपका पता ही है, जब ब्रेक सही होंगे तो सही लगेगा। पर हाँ, आप एकदम ब्रेक लगा रहे हैं, आपकी 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपकी गाड़ी या बाइक चल रही है, आप एकदम ब्रेक लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, थोड़ी बहुत आगे तक तो बहुत, जब 10-12 मीटर तक तो आराम से चली जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक है। अब हम आगे बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, दर्श दूरी के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। तो ये 3 प्रकार होते हैं: रोक दर्श दूरी, पारक दर्श दूरी और प्रतिक्रमण दर्श दूरी। ये 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है आपको रोक दर्श दूरी। ये क्या होता है? तो किसी वाहन को अभिकल्प चाल से चलते हुए सामने सड़क पर किसी बाधा या खतरा को बस से देखकर रुकने के लिए जो सड़क दूरी चाहिए, उसे रोक दर्श दूरी या सुरक्षित रोक दूरी कहते हैं। सुरक्षित रोक दूरी के लिए चालक की आँख की ऊंचाई 1.5 मीटर ऊपर होनी चाहिए तथा बाधा की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, जो अभी ये पॉइंट आपको बताया था। आगे मैं बात करूँ तो IRC के अनुसार रोक दर्श दूरी के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारी यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर बाइक या कार चल रही है, तो उसके लिए दूरी जो है 20 मीटर होनी चाहिए। तो अगर बाधा की दूरी है वो हमें 20 मीटर होनी चाहिए। ऐसे ही 25 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो 25 मीटर तो होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए। तो ये एक फॉर्मूला है आपका, SSD बराबर BT+B²/2GT होता है इसका। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला जरूर लिख के आइएगा अगर आ रहा है तो। सेकंड पॉइंट आता है हमारा पारक दर्श दूरी। तो सिंगल लेन वाली सड़क पर जब विपरीत दिशा में आने वाले वाहन एक दूसरे को पार्श्व से क्रॉस करते हैं, तो दोनों वाहनों को अपने अपने बाएं हिस्से बर्म या स्कंद पर 1-2 पहिया उतारना पड़ता है तथा क्रॉस करने के बाद पुनः वाहन सड़क यान पथ पर आ जाता है। ये होता है आपका पारक दर्श दूरी। अतः वाहन की चाल कम करने तथा दूसरे वाहन को पार करने के लिए आवश्यक दूरी पारक दर्श दूरी कहलाती है। यह रोक दर्श दूरी से दोगुना ली जाती है, यानी CSD बराबर 2SSD। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब आप पूछेंगे SSD और ये CSD की फुल फॉर्म, तो मैं अभी ये बताऊंगा आपको। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, तो SSD की फुल फॉर्म होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड CSD की फुल फॉर्म होती है क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। और एक हमारा होता है प्रतिक्रमण दर्श दूरी, इसको बोलते हैं हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारी नेक्स्ट जो अगली डेफिनेशन है इसके बारे में बात करते हैं। जब किसी तेज गति वाले वाहन को अपने आगे धीमे गति से चलने वाले वाहन को सामने से आने वाले वाहन को बिना बाधा पहुंचाए पार करना हो, तो इसे हम प्रतिक्रमण दर्श दूरी कहते हैं। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं तो हमारा आता है भवन रेखा क्या होता है, बिल्डिंग लाइन क्या होती है, जो मैंने आपको पहले बताई थी। फिर ये अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो सड़क के भविष्य में विस्तार को ध्यान में रखते हुए तथा लोगों के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को देखते हुए IRC के अनुसार सरकारी सीमा के अंदर कोई भी पक्का निर्माण नहीं बनाया जा सकता है। सभी पक्के निर्माण सरकारी सीमा रेखा से कुछ हटकर ही बनाए जाते हैं, अर्थात वह रेखा जिस पर लोगों द्वारा पक्के निर्माण किए जा सकते हैं भवन रेखा कहलाती है। तो IRC के अनुसार विभिन्न प्रकार के सड़क के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। नेशनल एंड स्टेट हाईवे के लिए 80 मतलब इसकी जो सीमा है रोड की, उसके बाद 80 मीटर छोड़ने के बाद आप बनाएंगे। MDR में 50 मीटर एंड ODR में 25 मीटर, ऐसे इसके साइन होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा सड़क क्षमता, और यानी रोड कैपेसिटी क्या होती है। सड़क के किसी निश्चित बिंदु से 1 घंटे में निकलने वाले सभी प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या को सड़क क्षमता कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सड़क क्षमता C बराबर 1000B/S। यहाँ पे C है आपका सड़क क्षमता, यानी प्रति लेन प्रति घंटा वाहनों की संख्या है, मतलब 1 घंटे में। B बराबर है आपकी वाहन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। S बराबर है आपका सिंगल लेन में 2 गाड़ियों के बीच की औसत दूरी। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं आगे आपको अगले टॉपिक में बात करते हैं। तो आपको ये दिया हुआ है, तो आपको जो ये वाली पॉइंट दिख रहा है भवन रेखा, मतलब इससे अंदर आपको बाउंड्री नहीं बनानी है, इसके बाद ही आप बनाएंगे जो भी आपके घर पक्के वगैरह जो बनाने हैं उस वो।
ये वाला आपको दिख रहा है भवन निर्माण यानी कि जो है बिल्डिंग बाउंड्री जिसे आप बोल सकते हैं। ये आपका फुटपाथ होता है 3 मीटर के लिए। ये 6 लेन वाले में है, 2 मीटर है अधिक इसका। ये बीच का पोर्शन रहता है, 10.5 पेमेंट रहता है, तो आप देख लीजिएगा। तो आपको मैं एक बार थोड़ा, तो यहाँ पे मैं आपको वो बताऊँ थोड़ा। आपको जैसे कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो ये 2 मीटर का हम थोड़ा एरिया छोड़ते हैं, उसके बाद आपकी 2 मीटर की आपकी ड्रेनेज होती है। ये वाला जो हिस्सा है ये रोड शोल्डर या बर्म जिसे बोलते हैं वो है आपका। ये कैरेज वे यानी कि जहाँ पे यान पथ जिसे बोलते हैं, जहाँ पे गाड़ी हमारी चलती है, डावर का एरिया जो होता है, ये आपके यहाँ पर रोड मीटर होता है 7 मीटर का यहाँ दिया हुआ है 6 लेन वाले में। ठीक है, 4 लेन का थोड़ा अलग है, 6 लेन का आपका। ये थोड़ी थोड़ी जगह यहाँ पे छोड़ दी जाती है 0.5 मीटर की। यहाँ पे जो थोड़े बाउंड्री बनाते हैं ना, तो उसमें हो जाता है। इस साइड भी ऐसे ही है, इसमें 10.5 मीटर का कैरेज भी, इस साइड भी, फिर 1.5 मीटर का रोड शोल्डर ड्रेन एंड यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने के लिए 2 मीटर एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है। तो ये वाला जो डायग्राम है आपको याद रख करके रखना है। अगर आप कहीं भी अगर ये डायग्राम बना के आते हैं, इस पर ही अगर एक बार आप पूरे समझा देते हैं कि ये रोड शोल्डर, ये कैरेज है, ये मीडियन है, तो वो आपको सही से एक तो समझ में आएगा, और दूसरा बार आपको ज़्यादा अलग से अलग अलग डायग्राम नहीं बनाने पड़ेंगे। ये आपका 36 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से ये बीच का जो वो है वो 26 मीटर लिया है इसने। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। तब के लिए थैंक यू।